उनको दिल्ली नहीं आने दे रहे किसानों को, तो क्या मतलब सरकार जानती है कि हम चाहे कुछ भी करें, जीतेंगे तो हम 400 सीट लेकर के आएंगे, हमारे लिए एनडीए के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एमएसपी अभी करेंगे हाँ। मोदी जी। अच्छा, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। कहाँ गई सर आएगी दोगुनी होने की बात किसान की? सब हवा भाई। देखिए ये जाहिर सी बात है कि ये सब हवा ही है। के हिसाब से क्या किसानों पर इस तरीके का विदेशी आक्रांताओं जैसा व्यवहार जो सरकार कर रही है, आपके हिसाब से क्या ये उचित है? इस देश के लोग सांप्रदायिक नहीं हैं। अगर कोई ये कहता है कि हिंदू सांप्रदायिक हो गया है तो वो गाली की तरह लगता है। मैं इससे इनकार करता हूँ। रविकांत सर, राशन दे रहे हैं लोगों को, इसीलिए ये सवाल उठता है प्रज्ञा जी, जब आप इसमें मूल अंकित कर रहे हैं तो वो जो किसान फसल लेकर के जा रहा है मंडी में, उसको क्यों नहीं मिलना चाहिए? ये पर्ची क्यों नहीं मिलनी चाहिए उसको? सुशील सर, आपके पास तो खेती किसानी का भी लंबा अनुभव रहा है, पत्रकारिता का भी लंबा अनुभव रहा है। क्या आपने अपने इतने सालों के अनुभव में कभी ये देखा कि किसी सरकार ने किसानों पर गोलियां चलवाएं, आंसू बम के गोले चलवाए, सड़कें खोद दी, नदियां खोद दी, कीले गाड़ दी? ये सुना है कभी? जो देश लोन पर के बोझ में दब के खत्म होने की कगार पे हो गया है, फ्री राशन और तमाम इस तरह की योजनाओं और सिर्फ वोट बैंक के लिए, क्या वो एमएसपी यानी थोड़ा सा घाटा उठा के किसानों को खुश नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर रहे? नमस्कार। इस देश में सांसदों, विधायकों की सैलरी, भत्ते, टीए सब चुटकियों में बढ़ जाते हैं। किसी को गानों गान पता भी नहीं चलता है। जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं उनको भी अपने तनख्वाह के बारे में पता होता है, लेकिन किसानों को अपनी फसल के बारे में कुछ भी नहीं मालूम होता है कि अगर बरसात की वजह से या मौसम की मार से उनके फसल बच गई तो वो मंडी तक पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी, पहुंच गई तो बिकेगी कि नहीं बिकेगी, अगर बिकने के लिए भी हो गई तो फिर सही दाम उनको मिलेगा या फिर मंडी में ही फेंक कर वापस आना पड़ेगा। इस देश में सरकार किसानों की आय दोगुनी करने की बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन असलियत जो है वो बिल्कुल ग्राउंड पर है। किसान इस वक्त हमारे देश के आंदोलन कर रहे हैं क्योंकि 2 साल हो गए और सरकार एमएसपी की गारंटी नहीं दे पाई, और ये वही सरकार है जो बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्जा चुटकियों में माफ़ करती है। आज मैं अपने खेतों में बैठी हूँ, तमाम विशेष गेस्ट, खास मेहमान मैंने आज बुलाए हुए हैं। मेरे साथ सुशील दुबे सर है, नावेद सर है और साथ ही साथ रविकांत सर हैं। आज इन सब से ही जानूंगी कि आखिर सरकार को एमएसपी की गारंटी देने में दिक्कत क्या है। शुरुआत में सुशील सर से करूंगी। सर, आपको क्या लगता है कि सरकार एमएसपी की गारंटी आखिर क्यों नहीं दे रही है? सरकार किसानों का वोट चाहती है या फिर भलाई चाहती है? क्योंकि 6,000 रुपए से भलाई तो नहीं होती है। प्रज्ञा जी, उल्टा चश्मा और भारत एक सोच के प्रज्ञा जी और भरत जी को साधुवाद कि इतने जीवन तरीके से जो देश की सबसे बड़ी समस्या है, प्रॉब्लम है और जो मांग है, उसको इतने जीवन तरीके से इतनी लाइव दिखा रही हैं आप, इसके लिए मैं आपको साधुवाद और धन्यवाद और बधाई देता हूँ। प्रज्ञा जी, देखिए ऐसा है, मैं तो शुरुआत से ही कह रहा हूँ, मैं शुरुआत ही यहीं से करता हूँ। 60-65 के दशक के आसपास ये हरित क्रांति और दुग्ध क्रांति और एमएस जो हमारे आदरणीय भरत रत्न बने, सच में बने हैं, तो कुरियन स्वामीनाथ जी, तो इस सब जिसको देखिए वो इतने सालों से, बरसों से एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, हम इस नाम से ही सहमत नहीं हैं। हम इस नाम का खुला विरोध करते हैं। इसका नाम मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस क्यों नहीं है? लोग कहते हैं ना कि तोप का लाइसेंस लो तो करते करते रिवाल्वर का, बंदूक का मिल ही जाएगा कट्टे का, तो काहे लिए मिनिमम का शब्द ही क्यों है? हम हर साल गाड़ी हमारी जो आती है, जिसके लिए अभी हम उस पर बोले, सरकार, किसान कहते हैं कि सरकार एक कम से कम न्यूनतम मूल्य जो है वो तय कर दे ताकि हमारी जो फसल है वो औने पौने दाम में ना बिके। सरकार तो किसान तो फटी बनियान वाला है, एक जो उसके कपड़े वो साल भर में एक बार वो पहनता है। अगर वो न्यूनतम कह रहा है तो आप न्यूनतम उसको कहने दीजिए ना। सब उसके मर्जी से ही आप करोगे। आप कहिए आप न्यूनतम मांगो, हम आपको मैक्सिमम देंगे, तब तो सत्ता और निजाम की बात समझ में आती है। हम तो भाई वो हैं कि हमें दे दो। आप बताइए, हम खाली 80 करोड़ के, अब 2 लोग होते हैं, किसान और जवान। क्यों नहीं दे रही है सरकार एमएसपी की गारंटी? दिक्कत क्या है? किसान और जवान हम लोग कहते हैं, किसान जवान जय किसान। किसान को आपने 80 करोड़ राशन पे लाके खड़ा कर दिया, चरसी बना दिया, भिखारी बना दिया, कटोरा दे दिया, और जवान अग्निवीर बना दिया आपने। तो दोनों ही चीजों में
किसान जवान में एक को 80 करोड़ पे लिया राशन पे लाए और एक को ले आए उस पे आप अग्निवीर पे। देखिए है क्या, हमको ये मानना चाहिए एमएसपी। आप प्रज्ञा जी बताइए कितने लोग जीडीपी जानते हैं देश के? जीडीपी बढ़ गई, जीडीपी हो गई, रेपो रेट कितने लोग जानते हैं? इतने लोग बैठे हैं, रेपो रेट क्या होता है किसी को नहीं पता। रेपो रेट बड़ा हो गया, डॉलर से ज़्यादा रुपया गिर गया, रुपया बढ़ गया, किसी को कुछ नहीं पता होता है। 10% जो इकोनॉमिक्स के लोग होते हैं वो जानते हैं कि रेपो रेट क्या है, डॉलर क्या है, जीडीपी क्या है, फलां क्या है। ऐसे ही एमएसपी। अरे किसान, असली किसान जो का है, जो खेत का किसान जो ऐसे हाथ रख के रोता है जून के, जब खेत में आग लग जाती है जून में, तब वो ऐसे ही बैठता है। उससे पूछो कि एमएसपी क्या है, मैक्सिमम प्राइस क्या हो, और फिर 23 ही वो क्यों है? एमएसपी में 23 चीज़ें आती हैं, 24 फसलें 24 फसलें आती हैं। 24 क्यों हैं? प्रज्ञा जी, धनिया, एक जमाने में धनिया सब्जी वाला जोड़े में मिर्चा जाल के जबरदस्ती यूँ करके तो महिलाएं और कैसी और दे दो तो ले लो। आज 1000 रुपये किलो है धनिया, एमएसपी में क्यों नहीं आएगी? अदरक 500 रुपये किलो है, काहे एमएसपी में नहीं आएगी? अभी लहसुन 100 रुपये का लहसुन 600 रुपये में है, काहे एमएसपी में नहीं आएगी? एमएसपी मतलब क्या होता है? एमएसपी ये भी तो, इससे भी तो जवान किसान जी, उसकी तो रोटी उसी से है ना। कोई लहसुन खोदी करता है? अगर वो आलू और गेहूं के अलावा एमएसपी जानते कितने लोग हैं? जो लोग नारियल की खेती करते हैं उनकी एमएसपी कहाँ है? जो लोग केले की खेती करते हैं उनकी एमएसपी कहाँ है? ये आप जहाँ बैठी हैं, जो लखनऊ के बागान हैं, इनकी एमएसपी कहाँ है? कभी ऐसे झुलसा लोग लग गया, कभी कुछ। एमएसपी मतलब अब मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस होना चाहिए, मिनिमम कुछ नहीं। जब यहाँ पर मिनिमम तो मान नहीं रहे, मैक्सिमम में तो मुझे लग रहा है छाती दरक जाएगी, हार्ट अटैक आ जाएगा। राम मंदिर तो मैक्सिमम बन गया ना, धर्म तो मैक्सिमम हो गया ना। तो अगर सब कुछ मैक्सिमम हो रहा है और देश समृद्धि की तरफ जा रहा है, और दूसरी बात, हमारा निजाम कहता है, मोदी जी कहते हैं कि क्या वर्ल्ड में हम किस नंबर पे आ गए, कौन सी आर्थिक शक्ति, क्या वो इकोनॉमिक्स उसमें। तो अगर ट्रिलियन इकोनॉमी, हाँ, इतनी सब ट्रिलियन पिलियन हमें तो जानते नहीं कौन सी ट्रिलियन, हम 1000 लाख तक तो हमें आइडिया रहता है, इसके ऊपर गिनती मेरी रह जाती है। अगर हम ये जान रहे हैं और हमारे आदरणीय मोदी जी ही कह रहे हैं, तो फिर इसको मैक्सिमम कर दो। किसान को कहो 6000 नहीं, आपको हम 50,000 महीना देंगे, आप हमें कमा के दो, हम आपको देंगे, ये बोलो ना, तब तो बात समझ में आती है। हम आपको हर साल 3 जोड़ी कपड़े देंगे अच्छे वाले। ये थोड़ी है कि सहकारी समिति में आदमी घुट जाए। कृषक सर, हमारे साथ नावेद सर भी हैं। नावेद सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपने समय निकाला, इस वक्त हमारे खेतों में हमारे साथ बैठे हुए हैं और एमएसपी पर बात कर रहे हैं। आपको क्या लगता है सर कि एमएसपी की गारंटी देने में सरकार को दिक्कत क्या आ रही है? जी दिक्कत है, बहुत बड़ी दिक्कत है। एक्चुअली एक बड़ा मास्टर प्लान है। मैंने इससे पहले भी ये बात की, किसी बाइट दी थी। हाँ। कि दरअसल क्या है कि किसान का स्वरूप बदला जा रहा है और किसान की जो वैल्यू थी, जो उसकी गरिमा थी, जो उसका सम्मान इस देश ने उसको दिया था, इसको अन्नदाता माना था, उसको बहुत महत्व दिया शायद देश ने, क्योंकि उसका महत्व है ही, क्योंकि आर्थिक नीति, आर्थिक व्यवस्था से लेकर पेट भरने और रोज़गार उत्पन्न करने में किसानों का बड़ा रोल रहा है। ये किसान बिरादरी इस देश की वो बिरादरी है जिसकी एक बहुत बड़ी तादाद ही नहीं है। एक बूढ़ा इंसान खेती करता है और सैकड़ों लोगों का पेट भरता है गरीबी में, और वो अपना बच्चा जब उसका पैदा होता है तो उसको फौज में खड़ा कर देता है। ये दो ताकतें इस देश की, किसान और जवान। इसको दशकों तक, आज़ादी के बाद तक इस देश ने बड़ा सम्मान दिया, इस सरकारों ने बड़ा सम्मान दिया, पॉलिसीज आई उसके फेवर में, और वो भले ही गरीबी में रहा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि संपन्न था, कभी संपन्न नहीं था, फटी बनियान ही पहनता था, झोपड़ी में ही रहता था, 24 घंटे काम करता था, अपने शहरों का मुंह भी नहीं देख पाता था। किसी तरह की उसकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुशहाली नहीं थी। उसकी खुशहाली बस यही खेत ही थे। जब लहलहाते थे तो उसको लगता था ये हमारा परिवार लहलहा रहा है, और इससे देश की उन्नति, प्रगति, और इस गरीब देश में भी भूखमरी की स्थिति ना के बराबर आई, और उसमें क्रेडिट जाता है किसान का। और ये सम्मान दरअसल अब कम हो रहा है, और आने वाले वक्त में किसान एक मजदूर बन के रह जाएगा, और खेती का जो जिम्मा है वो 6000 रुपए जो सरकार दे रही है, आपको लगता है उससे किसान का सम्मान होगा?
नहीं, ये होता क्या है कि जब हम किसी का सम्मान कम कर रहे होते हैं, जब हम उसका बिल्कुल अस्तित्व बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, हम जब उसका नाश करने का प्लान करते हैं, तो उसको कहीं ना कहीं कटोरा थमा देते हैं, कहीं ना कहीं उसको बांध लेते हैं, कहीं ना कहीं उसको आत्मनिर्भर नहीं बनने देते हैं। ये एक पॉलिसी का हिस्सा है। और मैं आपको बता दूं, दरअसल क्या है कि किसान की जो तबाही का दौर शुरू हुआ है, और जो उसकी इज्जत ख़त्म हुई है, उसकी वैल्यू ख़त्म हुई है, उसमें इस पूरे देश का हाथ है। आज की तारीख में किसानों के मुद्दे जेन्युइन है, इस बात को बहस के साथ में साबित किया जा सकता है। लेकिन ये देश, तो एमएसपी की गारंटी में दिक्कत क्या है सर? देखिए मैं बता रहा हूँ, उसकी गारंटी में दिक्कत ये कि ये एक प्रमाण है, हाँ। ये एक सबूत है, ये एक लकीर है जो लंबे समय तक चलेगी। हाँ। और इस वक्त का जो मास्टर प्लान है, मैं बता रहा हूँ, वो किसानों को खत्म करके उद्योग घराने और मजदूरों के बीच में खेती का एक रकबा रखा जाएगा। खेती किसानी का जिम्मा कारपोरेट उठाएगा, उसकी पैकेजिंग, उसकी मार्केटिंग, उसमें वो धन कमाएगा, उसमें वो रोजगार भी देगा, लेकिन वो पूरी तरह से उस पर कमांड उसी की होगी और उसके नीचे कोई रुतबा नहीं होगा। या तो एक बड़ा उद्योग कहाँ गई सर आय दोगुनी होने की बात किसान की? सब हवा भाई। देखिए, ये जाहिर सी बात है कि ये सब हवा हवाई है। और ये हवा हवाई इसलिए भी है कि सरकार इस तरीके से बातें इसलिए भी कर रही है क्योंकि वो पूरे आत्मविश्वास में है। आत्मविश्वास का कारण है कि आज देश किसानों का साथ देने को तैयार नहीं है। आज मीडिया किसानों का साथ देने को तैयार नहीं। आज खुद किसान अपनी बरादरी और अपना अस्तित्व बचाने को तैयार नहीं है। आपने देखा कितने बड़े बड़े आंदोलन हुए, उसका क्या असर हुआ? उत्तर प्रदेश में किसानों का आंदोलन बड़ा उग्र भी रहा, बड़ा नुकसान भी हुए, लेकिन चुनावी रिजल्ट्स क्या है? यानी चुनाव के दौरान ये साबित हो गया कि किसान बिरादरी खुद अपने दर्दों पे, अपने दर्द और अपने जख्म पर मरहम नहीं रखना चाहते। उसके अंदर एक नशा है, पॉलिटिकल नशा हो गया है। उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो एक विश्वास हो गया है, वो अपनी तकलीफ में भी भूल गया है। कि शराब के नशे में कहा जाता है कि हमारे अंदर जो जख्म है, वो हम उसकी तकलीफ भी उस नशे में मदहोश रहते हैं। तो आज पंजाब हरियाणा की बात कह लीजिए, वहाँ पर किसान पूरे तरीके से अपने हक की लड़ाई लड़ा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं दबा हुआ कुचला नज़र आ रहा है। उसका कारण यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार के समर्थन में खड़ा हुआ एक बड़ा जनसमूह है और उसमें किसान भी शामिल है। आपने देखा जो सबसे बड़ा एरिया है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, वहाँ सरकार बार बार भारतीय जनता पार्टी की बनती रही है और इसमें ये बात साबित होती है कि किसानों, जब एमएसपी की गारंटी की बात होती है तो चाहे उत्तर प्रदेश का किसान हो, चाहे बिहार का किसान हो, या देश में किसी भी राज्य का किसान हो नवे सर, उसके लिए तो ये एक बून है, एक ब्लेसिंग्स है कि अगर हमें अगर ये पता चल जाएगा कि हमारी फसल का ये कम से कम न्यूनतम मूल्य ये है, तो कम से कम वो औने पौने दाम में उनको नहीं बेचना पड़ेगा या फिर फेंक के नहीं आना पड़ेगा मंडी में। देखिए ये बात बिल्कुल सही है, उनकी मांग एमएसपी की बहुत जेन्युइन है और होना चाहिए है, और किसान अपने हक की जो भी लड़ाई लड़ रहे हैं वो बहुत वाजिब है। लेकिन दरअसल इस बात को समझना होगा कि चुनाव के समय नहीं काम आती है। नहीं, ये मांग सरकार चुटकी बजाते पूरी कर सकती है। कोई भी सरकार हो, कोई भी पार्टी हो, उसकी मंशा सफलता होती है, उसका कोई मतलब विचारधारा नहीं होती है। अभी मैं बीजेपी सरकार की बात कर रही हूँ। बीजेपी सरकार किसानों की भलाई चाहती है या वोट चाहती है? सीधी बात, 6,000 रुपए में तो सर भलाई नहीं होती है। नहीं, बीजेपी सरकार वोट चाहती है और किसानों को दिग्भ्रमित करना चाहती है। मैं साफ तौर से एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ, वो बात कट रही है। दरअसल क्या है, एमएसपी की मांग यूं चुटकी बजाते ही बीजेपी कर ले, क्योंकि बीजेपी या कोई भी पार्टी ये चाहती है कि जो मौका है हम अपना वोट बैंक मजबूत करते रहें। और भारतीय जनता पार्टी ने इस देश की आधी से ज़्यादा आबादी को फ्री में अनाज बांटा। प्रधानमंत्री साहब खुद कह रहे हैं कि मैं मानता हूं कि ये गरीब अब नहीं रहे, हमने इनको गरीबी की रेखा से बाहर निकाल दिया है, फिर भी हम इनको फ्री में देंगे और देते रहेंगे। उसका वो अपना एक लॉजिक देते हैं कि भाई कोई आदमी बीमारी से उठा है, उनकी गरीबी खत्म ही हो गई, इसलिए हम दे रहे हैं कि ऐसा ना हो कि फिर से वो इस तरह का। हालांकि इस बात पर हम तो विश्वास नहीं करते हैं, और कोई विश्वास करे या ना करे, वो इस बात को भी कह रहे हैं कि गरीबी भी खत्म हो गई है, और ये भी कह रहे हैं कि हम आधी से ज़्यादा आबादी को हम बांट रहे हैं। अब एक बात को समझने की कोशिश करिए, जो देश लोन पर के बोझ में दब के खत्म होने की कगार पे हो गया है,
फ्री राशन और तमाम इस तरह की योजनाओं और सिर्फ वोट बैंक के लिए क्या वो एमएसपी यानी थोड़ा सा घाटा उठा के किसानों को खुश नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर रहे हैं? उस भाई जब जब हम अपने खजाने की परवाह ही नहीं कर रहे हैं, हम उधार पे उधार ले रहे हैं, हम कर्जे में डूब कर फ्री में जिनको हम कह रहे हैं कि ये गरीबी से भी बाहर आ गए, फिर भी हम उनको दे रहे हैं। आधे से ज्यादा देश को आप फ्री में रेवड़ियां बांट रहे हो वोट बैंक के लिए। तो ये बताइए, एक बड़ा प्रश्न उठता है कि ये इतनी बड़ी मांग उस किसान बिरादरी जिसका सबसे बड़ा वोट बैंक, जिसका एक लंबे समय तक सम्मान रहा, जो गुस्से में उग्र भी हो जाता है, जिसकी एकजुटता भी है, भले ही वो अब उस तरह से नजर नहीं आ रहा है जिस तरह हो सकता है, लेकिन उसको सरकार क्यों नहीं मान रही है? उसकी वजह ये सरकार चाहे तो मान ले। देखिए मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ये बात तो सही है कि सरकार के ऊपर एक कहीं ना कहीं एक चीज महंगी खरीद के उसको सस्ता देना एक बोझ बढ़ जाएगा। इससे ज्यादा क्या बोझ तो वो फ्री राशन में भी है, इससे ज़्यादा तमाम और खर्चे हैं, लेकिन इस बोझ को वो स्वीकार इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि एक मास्टर प्लान ये है कि किसानों का जो एक सम्मान था, जो गारंटी थी, उसको कमज़ोर करके उसको लेबर तक ले जाओ, उसको मजदूर तक ले जाओ किसानों का। क्योंकि ये सारी चीज़ें बिल्कुल सही है कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें सरकार नहीं तय करती हैं, वो पूंजीपति तय करते हैं, जो देश की पॉलिसी तय करते हैं। जाहिर सी बात है कि पैसा सब कुछ होता है, पैसे से सारे दरवाजे खुल जाते हैं और सरकारें भी चुनाव से लेकर और तमाम खर्चे जो हैं जो लोगों का दिमाग प्रभावित करने के लिए होते हैं वो पैसों से खर्च होता है। तो जाहिर सी बात है कि ये इसलिए सरकार इसकी मांग पूरी नहीं कर रही है क्योंकि जो किसान की एक ताकत है, जो किसान की कोई गारंटी नहीं देना चाहती है, वो उसको निर्भर 500 और 5000 में कर एक ना एक दिन उसको गुलाम बनाकर रखना मजदूर तक ले जाएगी। रविकांत सर, क्या आप मानते हैं कि अगर एमएसपी की गारंटी सरकार देती है तो महंगाई बढ़ जाएगी? देखिए ये सरकार की इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। और रही बात महंगाई की, तो महंगाई अभी कौन सी कम है और नरेंद्र मोदी को कब चिंता है? ये मोदी जी हैं, जब 2014 में चुनाव कैंपेन कर रहे थे तो काला धन सारा विदेश से लाने वाले थे। जो मिडिल क्लास था उसको लग रहा था कि हमारा इनकम टैक्स ख़त्म हो जाएगा, हमको नहीं देना पड़ेगा। 2022 में आमदनी दोगुनी होने की बात की थी किसानों की, 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने की बात कर रहे थे नरेंद्र मोदी, अच्छे दिन का वादा कर रहे थे। किसानों के लिए तो बुरे दिन हैं। वो तो जिस हालत में जी रहा है, जो पैदा कर रहा है, उसका अगर उसे दाम नहीं मिल रहा है, इससे ज़्यादा दुर्भाग्य की बात कुछ नहीं हो सकती है। वो किसान जो अपना खून पसीना लगाता है, धरती का सीना चीर करके फसल को उगाता है, अगर वो मंडी में अपनी फसल लेकर के जाए, उसे दाम ना मिले, तो इससे ज़्यादा उसके लिए और ज़्यादा दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है? तो नरेंद्र मोदी दरअसल कारपोरेट और पूंजीपतियों के सहारे सरकार में आए। वो सारे मित्र उनके पूंजीपति हैं, सारे इर्द गिर्द रहने वाले लोग उनके, मेहुल भाई चले गए, नीरव मोदी भाग गया, विजय माल्या का क्या हुआ, हजारों करोड़ों लोग लेकर के जो चंपत हुए हैं, मोदी जी वही ले आते तो ये एमएसपी को आज क्यों इतनी दिक्कत होती? तो आपके भाई लोग इस देश से चंपत हो गए पैसा लेकर के, लेकिन किसान तो अपने खून पसीने की मांग कर रहा है ना, उसकी कीमत उसे चाहिए। वो आपको देने में आपकी क्यों छाती फट रही है? आपको क्यों प्रॉब्लम हो रही है? वो आप तो गारंटी की बात कर रहे हैं। मोदी जी ने तो जगह जगह लगा रखा है, रेलवे स्टेशन से लेकर के और पुस्तक मेले तक में मोदी की गारंटी। तो मोदी की गारंटी क्या, किसान क्या इस देश में नहीं है क्या? किसान को मोदी जी गारंटी क्यों नहीं देंगे? अगर वो एमएसपी की गारंटी मांग रहे हैं तो कोई बेजा मांग है क्या? आप हजारों करोड़ रुपया पूंजीपतियों का माफ़ कर देते हैं, लेकिन किसानों की फसल का अगर आप दाम नहीं दे सकते हैं तो फिर उस कुर्सी पर आपको रहने का कोई अधिकार नहीं है। आप चौधरी चरण सिंह को, एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न देते हैं, क्या इसके लिए देते हैं कि आप किसानों की जो कीमत है उसको आप छीन लेंगे, किसानों की उनकी अस्मिता को आप छीन लेंगे? और ये बात बिल्कुल सही है कि ये रास्ता तैयार किया जा रहा है कि अडानी साहब को ये सारी बेच दी जाए, उनके हवाले कर दी जाए और किसान केवल खेत मजदूर बनकर के रह जाए। जैसे एक ज़माने में गिरमिटिया मजदूर होते थे, जब मन में आया अंग्रेज़ों ने उठा करके उनको कहीं गुयाना भेज दिया, कहीं सूरीनाम भेज दिया, कहीं फिजी भेज दिया। अभी वैसे ही उत्तर भारत के लड़के जाते हैं मुंबई काम करने, सूरत काम करने, अहमदाबाद काम करने, फिर तो बहुत आसान हो जाएगा। फिर तो आप उन तमाम किसानों को उठा करके सड़कों पर काम करवाएंगे, हाईवे पर काम करवाएंगे, अडानी जी के ऑफिस में वो काम करेंगे, कितने पर? 15,000 रुपये पर, 10,000 रुपये पर। तो दरअसल आप
मिनिमम बेसिस वाले लोग। दिखाना चाहूंगी वो पर्ची किसके पास है, वो पर्ची दिखाना। अब सर एक पर्ची भी मिलने लगी है, जो राशन सरकार की तरफ से मुफ्त राशन जो मिलता है, अब उसके साथ एक पर्ची भी मिलने लगी और पर्ची में दाम लिखा होता है कि इतना रुपए का राशन हम मुफ्त में दे रहे हैं सर। तो ये भी एक तरीके से और है कि गुलाम बनाने का प्रयास है कि आप हमको वोट दो, क्योंकि देखो हमने तुमको कितना महंगा राशन बहुत सस्ते में दिया। ये कैश फॉर वोट यही चल रहा है इस देश में। हाँ। ये जो पर्ची है, हाँ। ये चावल है, भारत चावल, भारत दाल, ये 36-37 रुपए किलो का है ये भारत चावल। हाँ बिल्कुल, इसमें लिखा हुआ है 36 रुपए, 36 रुपए किलो। ये देखिए नाविद सर, ये है वो पर्ची। वो ये दाल भी है, दाल भी है। महंगी चीज हम आपको दे रहे हैं, जो आपकी राशन दे रहे हैं लोगों को। इसीलिए ये सवाल उठता है प्रज्ञा जी, जब आप इसमें मूल अंकित कर रहे हैं तो वो जो किसान फसल लेकर के जा रहा है मंडी में, उसको क्यों नहीं मिलना चाहिए? ये पर्ची क्यों नहीं मिलनी चाहिए उसको कि आपको इतने पर आपको MSP मिल रहा है? आपका जो गेहूं का दाम है वो 2000 हो या 2500 हो, इतना तो मिनिमम होगा ही। तो मोदी जी जब ये कर सकते हैं, ये कैश फॉर वोट है। तो रविकांत जी, ये आप वोट खरीदना चाहते हैं। जो ये पर्ची है, तो ये हम जहाँ राशन लेते हैं, जो किराने की दुकानें होती हैं, फिर वहाँ पर ये हमें क्यों नहीं वो चावल मिलेगा? वहाँ हमें 100-150 क्यों मिलेगा? यहाँ भी तो ना, ये खाली दुकानें में एक 14-15 जगह हैं जहाँ पर सरकार बांट रही है। वो करे, जनरल कर देना, पर्ची दे ना दे, लेकिन जनरल कर दे कि हमें भी 37 रुपए का वो चावल चाहिए। ये हर जगह क्यों नहीं कर रहे हैं? तो ये तो दिखा रहे हैं कि देखो हम 36 रुपए किलो का चावल दे रहे हैं किसानों को। अब किसान हमारा एहसान माने। ये मैंने कहा ये कैश फॉर वोट है। नहीं, हमारे लिए भी ये आप केवल सबके लिए ही है। आप केवल वोट खरीदना चाहते हैं, क्योंकि आपके लिए डेमोक्रेसी का मतलब केवल वोट डालना तक रह गया है। वैसे भी आपने सारी संवैधानिक संस्थाएं खत्म कर दी। आपने सारे इकोनॉमिस्ट जो आपके अगेंस्ट बात कर रहे थे, जो इस देश की इकोनॉमी को संभालना चाहते थे, जिन्होंने कहा कि नोटबंदी गलत फैसला है, जिन्होंने कहा कि आपने GST गलत तरीके से लगाया, आपने उनको इस देश के बाहर निकाल करके दिया। आपने उनका असम्मान किया। तो ये जो नौटंकी मोदी जी कर रहे हैं, ये बहुत दिन तक चलने वाली नहीं है प्रज्ञा जी। इस देश का किसान जब खड़ा हो जाता है तो उसने उस सरकार को भी यहाँ से धकेल करके पहुँचा दिया था अपनी औकात में, जिसके बारे में कहा जाता है कि सूरज कभी डूबता नहीं था। इसी रायबरेली में, इसी अवध के क्षेत्र में किसान आंदोलन होता है 1930-31 में, और जहां पर पुलिस वाले अब ये वही नावेद सर वाली बात आ गई कि पिछली बार भी तो आंदोलन हुआ था, उसके तुरंत बाद चुनाव हुए थे, और चुनाव में क्या नतीजा आया वो तो सबने देखा। तो क्या किसान भी चुनाव के दौरान अपनी नाराजगी, अपना गुस्सा भूल करके इस पर्ची पर क्या वोट देने के लिए आतुर हो जाते हैं? नहीं, कोशिश तो यही की जा रही है। हाँ। कि इसी पर्ची पर वो वोट करे, लेकिन ये कब तक? असल ये जो देश है, वहाँ के लोग बड़े भोले भी हैं। हाँ। बड़े अच्छे भी हैं। अच्छा, वो पिछली उम्मीद बार वादा लगा किया था रविकांत सर, उन्होंने वादा हाँ, किया था, लोगों ने उसको स्वीकार किया, माना उन्होंने कि चलिए मोदी जी करेंगे। लेकिन आप हर बार उनको गच्छा देंगे तो कब तक वो स्वीकार करेंगे? बिल्कुल। एक ना एक दिन तो उनको समझ में आ ही जाएगा, और मुझे लगता है आने लगा है। आज अगर किसान अपनी फसलों को छोड़ करके दिल्ली की सरहदों पर डटा हुआ है, वो उन संगीनों के सामने खड़ा हुआ है, आंसू गैस के आप गोले छोड़ रहे हैं, उसका सामना वो कर रहा है, तो क्यों कर रहा है? क्योंकि ये उसकी अस्मिता, उसकी अपनी ज़िंदगी का सवाल है, ये उसके अपने अधिकारों का सवाल है। ये सिर्फ उसका नहीं है कि आपने लाइन में लगा दिया कि आप राशन पकड़िए, तो आप तो सबको कर देंगे। क्या आप इस तरह का भिखमंगा देश बनाना चाहते हैं? यही विश्वगुरु भारत है? इसी तरीके से क्या विकसित होगा भारत? ये दरअसल वो लोग हैं कि जिनको सिर्फ सत्ता में रहना है, और जो मिडिल क्लास उभरा, जो मजबूत किसान बना, उसको धीरे धीरे ख़त्म कर रहा है, उनके सोच को ख़त्म करना है। वो अधिकार चाहते ही नहीं है, वो केवल कर्तव्य पथ बना रहे हैं। एक आज्ञा पालक समाज बनाना चाहते हैं कि लोग सिर्फ नरेंद्र मोदी को सुने, सवाल नहीं करें। इसीलिए विश्वविद्यालयों पर हमले हो रहे हैं, इसीलिए वो JNU को अटैक करते हैं, बदनाम करते हैं, क्योंकि JNU के छात्रों, अध्यापकों को वो सवाल पूछते हैं कि मोदी जी आपने वादा तो ये किया था, लेकिन किया क्या? तो इनको हर वो व्यक्ति नापसंद है जो सवाल करता है, हर वो व्यक्ति नापसंद है जो अपने अधिकारों की बात करता है, अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करता है, और जो इस देश को लेकर के प्रतिबद्ध है, इन्हें वो हर व्यक्ति और समाज नापसंद है। लेकिन मैंने कहा ना कि इतिहास गवाह है, जब जब इस देश का किसान खड़ा हुआ है, उसने ऐसी सत्ताओं को उनकी औकात में पहुंचा दिया है। वो अंग्रेज भी नहीं भूल पाए थे, और मोदी जी को ज़्यादा वक्त नहीं है, ये भी याद रखेंगे, वो समय आएगा।
बिल्कुल। सुशील सर, आपके पास तो खेती किसानी का भी लंबा अनुभव रहा है, पत्रकारिता का भी लंबा अनुभव रहा है। क्या आपने अपने इतने सालों के अनुभव में कभी ये देखा कि किसी सरकार ने किसानों पर गोलियां चलवाएं, आंसू बम के गोले चलवाए, सड़कें खोद दी, नदियां खोद दी, कीले गाड़ दी? ये सुना है कभी? नहीं देखा। मैंने वो देखा है कि चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत दिल्ली पहुंच गए थे, गाय बैल घोड़ा ऊंट लेके बैलगाड़ी के साथ, और महीनों डटे रहे थे। वहाँ कंडे सुलगते थे, खाना बनता था और वो होता था। ये नहीं मैंने देखा कि कील। अच्छा, आपने एक साल पहले 800 कहा जाता है, 800 किसानों की वीरगति हुई, उनको वो स्वर्गीय हुए। उसके बाद आपने एक साल बाद माफ़ी मांगी, फिर एक साल बाद तपस्या में कमी रह गई, माफ़ी मांगी। अब हम आपसे एक बात प्रज्ञा जी कहना चाहते हैं, 14 के बाद जो आपने कहा कि कभी आपने देखा ऐसा, मैंने 63 साल की उम्र में ऐसा कभी नहीं देखा। 14 के बाद धर्म बदल गया। हम 60 के हिंदू ब्राह्मण हैं, जय सिया राम वाले नहीं, जय राम भैया, राम राम सिया राम वो वाले हैं। अब जय श्री राम निकलते इस टाइप का कुछ बहुत हो गई। 14 के बाद के नेता बदल गए। पहले नेता आता था जिसका जो अपने पोते पोती को बताता था कि भैया इसी झंडे में जाना, विचार होते थे। आज किसान खालिस्तानी आंदोलन जीवी और मवाली भी तो हो गए। देखिए एक जरा सी चीज के लिए लोग, अब आप बताओ, देश का इतना बड़ा अच्छा नेता पलटू राम हो गया, इतना हल्का हो गया, अब वो क्या किसान की आवाज उठाएगा? 9 बार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पलटू राम, क्या लोटन कबूतर बोलता हूँ मैं उसको। तो ये विचार हो गए। विचार क्यों? अच्छा, आप एक चीज और बताइए प्रज्ञा जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, 14 से पहले हम जानते थे रेल मंत्री कौन है, बिल्कुल, हम जानते थे विदेश मंत्री कौन है, हम जानते थे कपड़ा मंत्री कौन है, हम जानते थे रिक्शा मंत्री, नाम से जानते थे हम लोग, ये कैबिनेट है और ये नाम है। अब हर जगह मोदी जी का। आप बताओ, जब सब कुछ मोदी जी को ही करना है, एमएसपी भी करना है, किसानों से को भी सेटिंग करनी है, उनसे बात करना है, हो सकता कीले आपने गड़वा दी हो वहाँ पर ये किसानों के लिए, उन्हें पता ही नहीं, वो तो दुबई में थे, कहाँ पे थे, उसमें थे। लेकिन किसान आंदोलन का एक फायदा हुआ कि लोग अपने जो है कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा को जान गए। ऐसे तो जब बड़े विज्ञापन आते हैं, अभी धर्मेंद्र प्रधान का एक विज्ञापन था उसमें केवल मोदी थे, धर्मेंद्र प्रधान थे ही नहीं। हम लोग जब जाने कि ये तो विभाग उनका है, मंत्री तो वो है, तो ऐसे मुंडा ही बेचारा आ गया, देख लिया, अलग बात, थोड़ी देर के लिए देख लिया। आपके हिसाब से क्या किसानों पर इस तरीके का विदेशी आक्रांताओं जैसा व्यवहार जो सरकार कर रही है, आपके हिसाब से क्या ये उचित है? प्रज्ञा जी, जब मैं देखिए, आपके पास लॉ कानून व्यवस्था है कि नहीं है, नियम कानून है कि नहीं है, आप बताओ। ये जो कीलें देखते हैं तो दहशत में आ जाता है एक आदमी, सुई लग जाए यहाँ पर कांटा तो 10 घंटे आदमी, वो कीलें देखिए आप, 1.5 फुट की कीलें हैं, और वो जो वो डाल रहा है उसमें, वो जो सीमेंट, वो खाई खोद के दीवारें खड़ी कर दी गई, खाई खोद के। अरे अब ये तो अपने ही देश में हो रहा है। ये किसको कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कैसा कर रहे हो, और वो भी चुनाव के समय पर। तो अब मुझे लगता है ये बात जो, तो इससे फायदा होगा नुकसान होगा सरकार को, ये बताइए। बड़ी दिक्कत सरकार भी तो जानती है, चुनाव से बड़ा प्यार करती है, तो चुनाव से पहले सरकार अगर किसानों को रुष्ट करेगी, नाराज करेगी, तो क्या फायदा होगा कि सरकार का? सरकार जानती है कि अरे हम चाहे कीले गड़वा दे, सड़कें खुदवा दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, जीतेंगे तो हम ही। 400 की बात करते हैं। देश की जो सबसे बड़ी दूसरी आबादी है, उसको थोड़ा समझदार अगर होना पड़ेगा, थोड़ा समझदार होना पड़ेगा। अगर ये अपने जो उनके बैठते ये वाले और ये वाले वो थोड़ा समझदार हो जाएंगे, तो यही आंदोलन किसान वाला, ये इनको सरकार को भारी पड़ जाएगा। अच्छा नावेद सर, एक बात का जवाब दीजिएगा, आपको क्या लगता है किसानों के साथ इस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है जैसे कोई विदेशी आक्रांताओं ने देश में हमला कर दिया है, दीवारें खड़ी कर दी गई हैं, सड़कें खोद दी गई हैं, कोई भी आंदोलन होता है नावेद सर इस देश में अब से, चाहे वो महिला पहलवानों का हो,
उसके पहला वाला किसान आंदोलन हो, ये अभी वाला किसान आंदोलन हो, सरकार ताकत से अपने बल से सबको चुप करा देना चाहती है। ये कितना सही है? एज अ पत्रकार आप क्या कहेंगे? देखिए, हम लोगों ने देखा है अपने प्रधानमंत्री जी को, वो मजदूरों के ऊपर फूल बरसाते हैं और गरीबों के पैर धोते हैं, कूड़ा चुनने वालों के। लेकिन किसानों के साथ जो व्यवहार हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? एक बहुत ही सामान्य बात है जो समझ में आ जाने वाली है। कोई भी क्षेत्र में जब कोई आंदोलन होता है, चाहे रेलवे का हो, चाहे किसी विभाग का हो या किसी भी क्षेत्र का हो, उसमें अगर 40-50% लोग भी उस क्षेत्र के शामिल हो जाते हैं विरोध में, अपनी मांगों में, तो वो सफल हो जाता है। ये रिकॉर्ड आप देख लीजिए, किसी भी देश में जितने भी आंदोलन हुए, उसकी तादाद में 40-50% भी लोग ज़मीन पे आ जाते हैं तो वो जीत जाते हैं और सरकारें बैकफुट पे आ जाती हैं। दरअसल इस देश में किसानों की जितनी बड़ी संख्या है, जितनी बड़ी भागीदारी है, जितनी बड़ी उनकी अपनी ताकत है, उस संख्या के हिसाब से आज की तारीख में 10% किसान भी सड़क पर अपनी 100% किसान ये मानते हैं, ये स्वीकार करते हैं कि हमारे साथ गलत हो रहा है, लेकिन ज़मीन पर वो नहीं उतरते हैं। कहीं ना कहीं उनकी आस्था जुड़ी हुई है। आपने एक बात गौर कीजिए, पंजाब का किसान जो है, उसके अंदर मंदिर नहीं है, उसके अंदर हिंदुत्व नहीं है, उसके अंदर वो बलगला देने वाली दवा असर नहीं की है। साउथ में बीजेपी उतनी कामयाब नहीं है क्योंकि वहाँ पर वो लहर नहीं है, वो जादू, वो हवा, वो दवाई वहाँ तक नहीं पहुँच पाई है जो हिंदी पट्टी में पहुँच गई है। दरअसल किसान भी उन सारी पॉलिसी से एक मनोवैज्ञानिक जो असर इनके दिमागों पे जनता के डाला गया है या किसानों के डाला गया है, उस असर की वजह से आज किसानों का 10% भी आबादी इस आंदोलन में नहीं है। जो इससे पहले आंदोलन हुआ था जिसमें कई किसान मारे भी गए थे, एक बड़ा आंदोलन हुआ था क्योंकि उसमें किसानों की भागीदारी करीब 25-30% तक पहुंच गई थी, 30% पहुंच चुकी थी। 50% पर अगर आती तो पूरी सरकार पलट जाती, माहौल ही बदल जाता, बैकफुट पे आ जाती। लेकिन बैकफुट पर आई ना, बैकफुट पे आ गई, तपस्या में कमी हुई। 25-30% पार हो रही थी उनकी भागीदारी, तो बैकफुट पे आ गई। उसने अपने वो बिल जो उसके लिए बहुत ज़रूरी थे सरकार के लिए, वही कारपोरेट की बात आ जाएगी कि वो एक आदेश था कि इसको करना ही है, इसको लागू, फिर भी बैकफुट पे आ गई और उसने अपने कानूनों को वापस ले लिया। आज की तारीख में राकेश टिकैत, समय कम है इसलिए मैं जा रही हूँ, जल्दी हम वाइंड अप करें। वहाँ से तमाम लोग इशारा कर रहे हैं। ये बताइए कि राकेश टिकैत पतली गली पकड़ कर निकल गए, क्या कहेंगे? देखिए, राकेश टिकैत की कोई गलती नहीं है। राकेश ने बहुत अच्छा आंदोलन किया और बहुत बड़े बड़े रिस्क लिए और बड़ी उनकी भागीदारी, लेकिन आज उनका नेतृत्व जो है उत्तर प्रदेश में ज़्यादा प्रभावशाली रहा है। और मैं फिर यही बात कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश का किसान आज भी भाजपाई और भगवाधारी है। उसको लगता है हम अपनी तकलीफें बर्दाश्त कर लेंगे लेकिन राम मंदिर में दर्शन कराएंगे। मोदी जी हमारे सर, आपको क्या लगता है? ये नावे सर ने जो बात कही उस पर आप क्या कहेंगे? क्या वाकई जो किसान है उसके दिल में जो है वो भगवान है और भगवान को देख करके, राम को देखकर वो सारे दुख तकलीफ भूल जाएगा? नहीं, भगवान तो पहले भी थे। इस देश में लोग मूल रूप से आस्थावादी है, विभिन्न धर्मों के हैं, सबकी आस्था है, लेकिन वो पॉलिटिकली भाजपाई है ये मैं नहीं मानता हूँ। जो बीजेपी खेल करती है वो असल में है उसका सोशल इंजीनियरिंग और बहुत माइक्रो लेवल पर करती है। सर, मुझे एक बात का और जवाब, माफ कीजिएगा आपको टोक रही हूँ, एक बात का जवाब और दीजिएगा कि राम भगवान में आस्था लोगों की, वोटरों की, और भाजपा में आस्था होना, ये दो अलग अलग बात है कि नहीं? बिल्कुल अलग है। और हाँ, मैं ये मानता हूँ कि एक तबका है लेकिन मुश्किल से 15 से 20%। इसके ऊपर आज भी इस देश में लोग इस वजह से वोट नहीं करते हैं कि भाजपा का मतलब राम मंदिर है, कतई नहीं है। मैं इसको कभी स्वीकार ही नहीं करता हूँ। बीजेपी जो काम करती है, जैसे जाट आंदोलन में रहा किसानों, अब उन्होंने उपराष्ट्रपति बनाया जाट को, जयंत चौधरी को वो लेकर के गए, कई उनके मंत्री, इसमें 2 मंत्री जाट हैं केंद्र में। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, ये जो प्रतिनिधित्व दे रहे हैं, वो विपक्ष हारता है, इस देश की जनता नहीं हारती है। मैं अभी भी लोकतंत्र को लेकर के मुतमईन हूँ कि इस देश में विपक्ष की नाकामी की वजह से, और वो जो देख नहीं पा रहा है, मोदी ने जिस तरह की डेमोक्रेसी बनाई है उसमें उन तमाम तबकों को भी मोदी ने झूठ
बोल करके या उनके नेताओं को खड़ा करके वोट हासिल किया है। तो राम मंदिर से कोई संबंध नहीं है, और इसलिए नहीं है कि अगर राम मंदिर पर वोट मिलना होता तो ठीक 24 घंटे के भीतर वो कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न नहीं देते, नंबर 1। नंबर 2, संजय निषाद जैसा और व्यक्ति पार्टियां जो तोड़ने की जरूरत फिर क्यों पड़ती सरकार बिल्कुल को? बिल्कुल संजय निषाद जैसा व्यक्ति जो ये कहता है कि राम दशरथ के पुत्र नहीं थे, उसको भी रखे हुए हैं। ओम प्रकाश राजभर जिसने मोदी योगी तीनों को गाली दी, वो भी वहाँ बना हुआ है। और इसके अलावा नीतीश कुमार को आप तोड़ रहे हैं, अशोक चौहान को तोड़ रहे हैं। ये पॉलिटिक्स है उसकी। जी समस्या ये है कि विपक्ष और जो इंटेलिजेंसिया है वो इसको स्वीकारना ही नहीं चाहती, इसको समझना ही नहीं चाहती, और उसको लगता है कि बीजेपी को वोट इसलिए मिल रहा है क्योंकि राम मंदिर। इस देश के लोग सांप्रदायिक नहीं हैं। अगर कोई ये कहता है कि हिंदू सांप्रदायिक हो गया है तो वो गाली की तरह लगता है, मैं इससे इनकार करता हूँ। अच्छा, 2024 में सर जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे, 2024 में भाजपा को नुकसान होगा या फायदा होगा, या भाजपा, क्योंकि देखिए चुनाव से बड़ा प्यार करती है भारतीय जनता पार्टी और चुनाव के लिए कुछ भी कर सकती है। पिछली बार तो तपस्या में कमी रह गई थी, इस बार जिस तरीके का माहौल हम देख रहे हैं कि भाई पूरी ताकत झोंक दी गई है, उनको दिल्ली नहीं आने दे रहे किसानों को, तो क्या मतलब सरकार जानती है कि हम चाहे कुछ भी करें, जीतेंगे तो हम 400 सीट लेकर के आएंगे, हमारे लिए एनडीए के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एमएसपी अभी करेंगे हाँ। मोदी जी, अच्छा। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। वो बात अलग है कि वो चुनाव करेंगे। जीत के आए, हाँ गारंटी करेंगे करेंगे करेंगे। ये बात अलग है कि अगर तीसरी बार चुनाव जीत करके आ गए तो पलट जाए, अच्छा, क्योंकि मोदी क्या जी कहेंगे को नाना ये सर? करने में मुझे भी ये लग रहा है, बिल्कुल मैं इनकी बात, मुझे भी लग रहा है, क्योंकि ये अगर ये तब जब 2-4 स्टेप और ये आंदोलन आगे बढ़ जाता है, अगर ठंडा पड़ जाता है तो वो बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन अगर ये किसान आंदोलन सफलता के 2 कदम भी आगे बढ़ गया तो ये मांग पूरी कर ली जाएगी लोकसभा से पहले। क्या कहेंगे सुशील सर? मांग पूरी कर ली जाएगी, नहीं करनी 400 सीटें वो बोल चुके हैं, हाँ। 80 सीटें यहाँ बोल चुके हैं, केशव मौर्य भी बोल चुके हैं, योगी भी बोल चुके हैं, तो काहे मांग करेंगे पूरी, किस लिए करेंगे जब वो बोल ही चुके हैं। और लगभग लोग मानसिक रूप से लोग समझ ही रहे हैं कि 4 सीटें हो रही हैं, तो क्यों मांग पूरी करेंगे? पूरी करनी तो वो समय कर लिए होते जब 800 मारे थे, किस बात की पूरी करेंगे? अब तो चुनाव आ गया, कुछ नहीं करेंगे। अच्छा, चलिए, तो भाई आज हम इस वक्त खेत में बैठ करके तमाम किसानों के हित की ही चर्चा कर रहे थे, उन ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि अब आगे क्या होने वाला है, अब क्या सरकार बैकफुट पर जाएगी या नहीं जाएगी। तमाम सवालों पर बात की और हर एक एस्पेक्ट पे बात की। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम हमारे खास मेहमानों का, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।